Let us start the class today. Hello everyone, welcome to AP classes. My name is Pramod and I'll be teaching you aptitude and logical reasoning portion of general test. जनरल टेस्ट ये आपका CUET के सिलेबस में 50 मार्क्स का आएगा और 50 क्वेश्चंस आएंगे. टोटल 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. सो बेसिकली और हर क्वेश्चन की वेटेज +5 एंड रॉन्ग आंसर पे -1. सो बेसिकली 250 नंबर का आपका एप्टीट्यूड आएगा. और ये 250 के 250 मार्क्स सिक्योर करने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में. कल हमने पढ़ा था इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट और आज है सेकंड पार्ट. आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है. बहुत जल्दी इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे. बट इस टॉपिक में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब वो टर्म्स किस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि वो टर्म्स होंगी जैसे थर्ड प्रोपोर्शन. अब अगर आपको पता है, अगर आपने पहले से पढ़ा है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है तो ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नहीं तो आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा. थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा. अगर आपने एक बार भी इनको पढ़ लिया ना कि अच्छा ये क्या होता है, फिर आप इजीली कर सकते हो. ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है. तो देखो, थर्ड प्रोपोर्शन में पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे देता है आपको. सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन कैसे देगा कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन. क्वेश्चन कैसे देगा कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 7. अभी सीधा ऐसे दे देगा फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 7. किसी को आता है क्या कि कैसे निकालते हैं? कमेंट सेक्शन में क्या किसी को आता है कैसे निकालते हैं? देखिए मैं बताता हूँ आपको थर्ड प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं. ये है 5 is to 7, 7 is to x. ये आता है तो x फाइंड करना है. ये तो हो जाएगा सर, ये तो हम कर लेते हैं. 5 is to 7 को लिख देते हैं 5/7 और ये होगा 7/x. x यहाँ से आ जाएगा 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा. 7 × 7 49/5. ये x की वैल्यू आ गई. तो थर्ड प्रोपोर्शन तो हमारा निकल गया. बस सीधा सा सवाल यही आएगा अगर एक सवाल आ गया तो फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन. और अब देखो आपने पढ़ लिया. जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनसे आप आगे हो गए हैं, क्योंकि जिन्होंने यही नहीं पढ़ा कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, जिनको पता ही नहीं है कि होता क्या है थर्ड प्रोपोर्शन, तो वो निकाल ही नहीं पाएंगे. 5 and 7 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो. ऐसे कोई भी नंबर दे देगा कि 3 and 4 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, 3 and 4 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, ऐसे कुछ भी नंबर दे देगा. अब आपको समझ ही नहीं आएगा. अगर आपने एक बार भी पढ़ लिया आज ये तो आपको समझ आएगा अच्छा थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे निकालते हैं. अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी देख लेते हैं. फॉर्मूला कैसे कि देखो जैसे a and b 2 नंबर दिए हैं, उसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे. और x कैसे निकलता है. देखो x कैसे निकलेगा, इसको कैसे लिख देंगे a/b इक्वल्स टू b/x. तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से b²/a. ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का कि 2 नंबर दे रखे हो. a और b क्या है इसमें, जैसे इसमें a था 5 और b था 7, तो 2 नंबर दे रखे हो a और b, तो उसका थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा. सीधा सा फॉर्मूला है b²/a. ये आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है. फॉर्मूला याद रहे तो बहुत अच्छी बात है. अब जिन बच्चों को ऐसे कि सर रट्टा नहीं लगता, समझ आ जाती है बस चीज़ें, फॉर्मूला तो याद नहीं रहेगा. फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद रहेगा थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे निकालना है. ठीक है, चलिए समझ आ गया, ये क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं. अब ये सवाल आ गया, ऐसे ही आएगा सीधा सा सवाल. द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 81 and 27 इज. 81 and 27 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है. 81 is to 27, 27 is to x. या फिर x क्या था, ये a है अगर और ये अगर b है तो x का सीधा सा फॉर्मूला क्या था b²/a. इसका निकालो भाई, इससे सॉल्व करो और बताओ क्या होगा. इसकी वैल्यू क्या होगी, थर्ड प्रोपोर्शन क्या आएगा. x इक्वल्स टू b²/a मतलब 27 × 27/a है हमारा 81. अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से. 9 9 जा 81, 9 3 जा 27. ये दोबारा कैंसिल आउट हो रहा है. 3 1 जा 3, 3 जा 3 और फिर 9 से वापस हो जाएगा 3 9 जा. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9. ऑप्शन क्या होगा हमारा
डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? अरे साक्षी बेटा, उसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं आपको। आपने वहां पे मल्टीप्लाई करके क्या किया, पहले तो आपने मल्टीप्लाई किया, अब उसको डिवाइड करोगे, है ना। पहले आपने मल्टीप्लाई किया वहां पे, अब आप उसको डिवाइड कर रहे हो, तो आपने अपना टाइम बढ़ा दिया। और बेसिकली हमें टाइम ही तो कम करना है। एप्टीट्यूड का एक सवाल हमें खाली 20 सेकंड के अंदर अंदर कर देना है ना। हमें टाइम ही कम करना है। और टाइम रिड्यूस कैसे होगा, इसको एक बार कभी भी ना पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई मत किया करो। अगर यहाँ पे मान लो, चलो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही सिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मान लो कोई नंबर x आपको फाइंड करना है और ऐसे बड़ा सा नंबर है, 27 का क्यूब निकालना होता, मान लो फॉर सपोज ऐसे कुछ निकालना होता, 27 का क्यूब है, ठीक है, और नीचे ऐसे दे दिया 3 × 9 × 18 समथिंग समथिंग ऐसे दे दिया। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, नहीं ऐसा मत करो, ठीक है। हाँ चलो, अब इसको ऐसे कैंसिल आउट करते रहो। 9 × 3 = 27 से ये कट गया, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ऐसे आसानी से करो। चलो, तो ये सवाल हो जाएगा। अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना आ गया तो सवाल भी ऐसे ही डायरेक्ट आएगा, और आपको निकालना आ गया तो ये सवाल हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ प्रोपोर्शन, सर थर्ड प्रोपोर्शन तो आ गया समझ में, अब फोर्थ प्रोपोर्शन बता दो क्या होता है। तो आप में से किसी को पता है क्या फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? देखो, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, दो नंबर दिए होंगे, ए बी दो नंबर दिए हैं, और आपको सी एक थर्ड नंबर आपको निकालना होगा। ये सी ही थर्ड प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, ये सी ही थर्ड प्रोपोर्शन होगा। ऐसी फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 नंबर दिए होंगे और आपको चौथा निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको ए बी सी दिए हैं और आपको डी निकालना है। समझ आ रहा है? जो ये डी होगा ना यहाँ पे, ये डी ही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई? अब सर ये निकालना कैसे है? अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4 5 7। क्वेश्चन आ गया सीधा, क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4 5 7। 4 5 7 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसको लिखेंगे कैसे? 4:5 7:x। ये x ही फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। x को तो हम निकाल लेंगे सर, हाँ, 4/5 = 7/x। x हो गया हमारा 7 × 5/4। ये हो गया सर हमारा, ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। अब ऐसे ही 3 नंबर दिए हों, ए बी सी 3 नंबर दिए हैं और उनका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? ये कैसे निकला? देखो, ये ऊपर क्या क्या मल्टीप्लाई में आ रहा है, यहाँ पे ए बी सी था तो बी और सी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी और सी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाई ए आ रहा है। सॉरी, ये बी है तो ये बी और सी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाई ए आ रहा है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का सीधा फॉर्मूला है हमारा b × c/a। इससे हमारा डायरेक्टली फोर्थ प्रोपोर्शन निकल आएगा। समझ आ रहा है क्या? अब देखो, आपको नई चीज़ सीखने को मिली क्या? पहले पता था क्या थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होते हैं? बताओ। अब आपको पता चल गया। हाँ, ये आपने ऐसे किया होगा, रेशियोज को ऐसे निकालना होगा, वो आपको आता है, लेकिन उसकी टर्म उसको फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं, उसको थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। ये आपने नई चीज़ सीख ली क्या? चलो, अब थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। चलो, पहले एक सवाल करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले सवाल सॉल्व किया जाए। फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ। जो जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे कमेंट करेंगे अभी, और कमेंट करके फटाफट इस सवाल का जवाब बताएंगे। मैं उनको 60 सेकंड का समय देता हूँ। 60 सेकंड्स बहुत दे दी मैंने, क्योंकि लैग कर रहा है शायद स्ट्रीम, थोड़ा सा डिले है स्ट्रीम में, इसलिए 60 सेकंड का टाइम दे दिया मैंने उनको। फटाफट बताओ। साहिल खान, वेलकम टू द स्ट्रीम। फटाफट बताओ भाई। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? देखो, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। या तो आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर आप ऐसे निकाल लो 5:8 30:x। x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू बताओ भाई। खुशल आ गया भाई, खुशल सिंगल 48 आंसर, साक्षी का भी 48 आंसर। चलो, 2 बच्चे कह रहे हो तो मान लेते हैं भाई 48 ही होगा आंसर। देख लेते हैं, मेरे को मल्टीप्लिकेशन आती नहीं है, एक बार थोड़ा सा सिखा देना आप, ठीक है। 5 को 30 से काट दूँ, ये 6 आ जाएगा कैसे? और 8 6 से 48 ही होता है क्या?
एक बार देखते रहना भाई, मेरे को है ना ये कुछ कुछ चीज़ें आती नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना सिखाते रहना आप साथ साथ में, ठीक है। ऐसे सिंपल सा सवाल आएगा सीधा सा कि फोर्थ प्रोपोर्शन ऐसे निकालो, और 1 सेकंड का सवाल है। अब आपने से शॉर्ट ट्रिक भी सीख ली है तो आप ये भी करना नहीं पड़ेगा। अब हम समझा रहे हैं इसको तो हमें टाइम लग रहा है। अब मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको समझ रहे हो फर्स्ट टाइम में तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही पेपर में सवाल आएगा ये सवाल 10 सेकंड में हो जाएगा क्या? सीधे से बताओ, 10 सेकंड में तो हम नहीं कर दिया अभी, है ना। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ गया हमारे पास मीन प्रपोर्शन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? थर्ड पढ़ लिया, फोर्थ पढ़ लिया। अब ऐसे ही आ गया मीन प्रपोर्शन। थर्ड में क्या था? 2 नंबर दिए होंगे, हमें थर्ड निकालना है नंबर। फोर्थ में क्या था? 3 नंबर दिए होंगे, हमें फोर्थ नंबर निकालना है। यहाँ पे कैसे निकलता था? बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ कैसे निकलता था? बी इंटू सी अपॉन ए। इसमें निकलता था बी इंटू सी अपॉन ए, यहाँ निकलता था बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब आ गया भाई हमारा मीन प्रपोर्शन। क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 4 and 9। 4 और 9 का मीन प्रपोर्शन निकालना है। अब आप सोचो कि फर्स्ट टाइम आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो और मीन प्रपोर्शन कैसे निकालोगे? थर्ड ऐसे निकाला था, फोर्थ ऐसे निकाला था। मीन मतलब उनका एवरेज कुछ होता है। मीन का मतलब क्या होता है भाई? सोचो, अपने आप सोचो, अपने खुद का दिमाग लगाओ कि कैसे इसको लिखेंगे, देखो मैं लिख रहा हूं, शायद आपने यही सोचा होगा। अगर यही सोचा तो बहुत अच्छी बात है। इसको लिखेंगे 4:x, x:9। 4 और 9 के बीच का ऐसा कुछ मान लें इसको, है ना। 4 और 9 के बीच का तो कैसे हो गए? 4/x इक्वल्स टू x/9। तो x कितना आ गया? रूट ऑफ, ये देखो x स्क्वायर चला जाएगा यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ 4 × 9 इक्वल्स टू x इंटू एक्स। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और x आ जाएगा रूट ऑफ 9 × 4। x हमारा रूट ऑफ 36 आ गया, x आ गया हमारा 6। आंसर तो इसका 6 हो गया भाई। ये सवाल है, इसका आंसर तो हो गया 6। 4 और 9 का मीन प्रपोर्शन निकालना है, मीन प्रपोर्शन हो गया 6। लेकिन ये कैसे निकाला? x क्या था? रूट ऑफ 4 × 9, मतलब ये a और b नंबर हैं 2, तो मीन प्रपोर्शन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया रूट a b। समझ आ गया क्या? कुशल, साक्षी, साहिल, 3 बच्चे हैं भाई, बताओ समझ आ गई ये चीज़? बाकी भी जो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं क्या आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं इस टॉपिक में, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। चलो आगे इसका मीन प्रपोर्शन निकालो भाई, इसका मीन प्रपोर्शन निकालो। 2 नंबर दे रखे हैं 144 and 225, इनका मीन प्रपोर्शन निकालो। सर आपने बताया मीन प्रपोर्शन का सीधा सा फॉर्मूला है रूट ए बी क्या है? ए फर्स्ट नंबर, बी सेकंड नंबर। तो हमारे पास मीन प्रपोर्शन आ जाएगा रूट ऑफ 144 × 225। साक्षी जी इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्या? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा नंबर निकाल लें, उसका फिर अंडर रूट निकाल लें क्या? उसका अंडर रूट निकाल लेंगे, या फिर अंडर रूट तो हम सीधे ही निकाल सकते हैं, रूट a इंटू रूट बी। इसको रूट 144 इंटू रूट 225 लिख सकते हैं सीधा सा। 144 का रूट 12 इंटू 225 का रूट 15, और 15 इंटू 12 कितना हो गया? 180। सवाल सोल्व हो गया हमारा। नो सर, हाँ सीधा से ऐसे कर सकते हैं ना। चलो आगे से ये गलती तो नहीं करेंगे साक्षी जी, आज ये चीज़ तो वो सीख गई हैं। चलो मीन प्रपोर्शन के डायरेक्ट सवाल आएंगे बेटा, ऐसे कर लोगे? ऐसे डायरेक्ट सवाल अगर आ गया तो कर लोगे? अभी तक फटाफट सा रिवाइज कर देते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने थर्ड प्रपोर्शन पढ़ा। थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं? 5:7, 7:x। 2 नंबर के बीच में थर्ड प्रपोर्शन निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला होगा b²/a। b सेकंड नंबर, a फर्स्ट नंबर। उसके बाद फोर्थ प्रपोर्शन पढ़ा, 3 नंबर दिए होंगे, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, कैसे निकाल लेंगे? x इक्वल्स टू b इंटू सी अपॉन ए। b सेकंड नंबर है, c थर्ड नंबर है, a फर्स्ट नंबर है। ऐसे 3 नंबर का फोर्थ प्रपोर्शन निकालना हो तो। अब ऐसे ही मीन प्रपोर्शन निकालना हो, 2 नंबर दिए गए उनका मीन प्रपोर्शन निकालना है तो रूट ऑफ a इंटू बी। ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमारा प्रपोर्शन वाला हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है यार एक पार्टनरशिप करके। पार्टनरशिप मतलब किसी भी धंधे में हिस्सेदारी, छोटे से उसमें ये कहेंगे कि तो हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप है। बिजनेस में पार्टनरशिप मतलब देखो 3 लोग, जैसे 3 लोग अगर 3 पीपल
मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वो कहेंगे कि हमारी इक्वल इक्वल पार्टनरशिप है उस बिजनेस में, तो उसका मतलब क्या है, 3 लोग हैं ए बी सी और वो कहें हमारी इक्वल पार्टनरशिप है, हमारी इक्वल पार्टनरशिप है उसमें, तो कितनी पार्टनरशिप होगी उनकी, 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तीनों की इतनी हिस्सा है इनका। अगर उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो 33.3 इसके, 33.3 इसके, 33.33 इसके। ऐसे ही अगर एक डिफरेंट लैंग्वेज में कहा जाए कि ए की पार्टनरशिप है 50%, ए की पार्टनरशिप है 50% और बी और सी की इक्वल पार्टनरशिप है, तो बी और सी की पार्टनरशिप कितनी हो जाएगी, 25-25%। 25-25%। ये 25-25 कहां से आया, ए की जितनी पार्टनरशिप थी, टोटल 100 होता है, टोटल परसेंटेज अगर हम देखेंगे, टोटल परसेंटेज देखेंगे तो वो 100 है। अब ऐसे कह दिया ए की तो 50% है, ए की 50% है और बाकी जितने भी बच गए, अब अगर 2 हैं, ए की तो 50% है, ये तो ए की होगी और बाकी जितने भी बच गए उनकी इक्वल है। अब यहाँ पे 3 लोग लिए हैं तो बाकी बच गए 2 और पार्टनर से बच गई 50%, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25-25 ईच आ गया। ऐसे ही यहाँ पे ऐसे कुछ लैंग्वेज बना दे और कह दे कि ए की है 1/3 और बाकी 10 लोग हो रहे हैं उनकी इक्वल है, या फिर एक डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ कह दें। तो ये सारे सवाल आप जैसे जैसे अंग्रेजी दी होगी ना, उस अंग्रेजी को मैथ्स में लिख लोगे, आपके सवाल सोल्व हो जाएंगे। उस अंग्रेजी को आप मैथ्स में लिख लोगे, आपके सवाल सोल्व हो जाएंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसमें जो आपको याद रखनी है और जो शायद आपको नई आज सीखने को मिलेगी, वो एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। वो पार्टनरशिप में एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला होगा भाई हमारा इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का। इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ये होगा अमाउंट इन्वेस्टेड, ये है अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू टाइम फॉर विच अमाउंट इज इन्वेस्टेड, या फिर इसको सीधा से लिख देंगे हम टाइम पीरियड। ये याद रहेगा क्या, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये याद कर लो, कुछ नहीं है। ये देखो क्या है, ये वेटेड इन्वेस्टमेंट होगी, इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट या फिर वेटेड इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ, ठीक है। जैसे हम मीन निकालते थे या जैसे हम एवरेज निकालते थे, मीन निकालते थे, तो एक मीन होता था, एक वेटेड मीन होता था, उसमें फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ऐसे ही है इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट, क्या है कि अमाउंट जितनी इन्वेस्ट की और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट की। देखो इसका ये याद रहेगा। और अब ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है जनरली ये मंथ्स में ले लेना आप। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मंथ्स में ले लेना, या फिर और अगर कॉम्प्लेक्स सवाल आ जाए तो वीक्स में ले लेना, बट याद रखना कि टाइम को जनरली मंथ में ले लेना आप। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अब देखो, अब इसके सवाल किस टाइप के आते हैं, सवाल मैं एक बार बता देता हूं आपको किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मैं अगर एग्जामिनर हूं तो इसमें आपके लेवल के हिसाब से मैं किस टाइप के सवाल बनाऊंगा, एग्जामिनर किस टाइप के सवाल बनाते हैं इसमें। वो कहेगा कि भाई ए ने एक धंधा शुरू किया, और उसमें 1000 रुपये लगाए। चलो ठीक है, ए ने एक धंधा शुरू किया, उसमें 1000 रुपये लगाए। फिर बी आया और बी ने 500 रुपये लगाए उसमें, बट बी ने उस बिजनेस को ज्वाइन किया। ए ने तो T = 0 पे बी ने बिजनेस को ज्वाइन किया 6 मंथ्स के बाद। 6 मंथ्स के बाद उस बिजनेस को ज्वाइन किया और उसमें 500 रुपये लगाए। अब सी ने उस बिजनेस को ज्वाइन किया बी के ज्वाइन करने के 1 साल बाद। जो भी मैं अभी बोल रहा हूं वो सवाल में आपको अंग्रेजी भाषा में दिया होगा, इंग्लिश में आपको लिखा होगा ये कि ए हैव स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 1000 रुपीज। आफ्टर 6 months बी joined the business with 500 rupees. After B joining the business, C joined the business. और सी ने कितने टाइम के बाद किया, लेट्स सपोज 1 साल बाद किया। आफ्टर 1 year, ये T = 0, ये 6 महीने और ये 1 साल बाद। सी ने बी के 6 महीने बाद ज्वाइन किया, और एक्चुअल स्टार्ट ऑफ बिजनेस के 1 साल बाद ज्वाइन किया। और सी ने लेट्स सपोज कुछ भी 800 रुपये इन्वेस्ट किए बिजनेस में। अब बताओ, अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे कि 1 साल के बाद अगर प्रॉफिट हुआ,
बिजनेस स्टार्ट करने के 1 ईयर के बाद अगर प्रॉफिट हुआ लेट्स सपोज 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, प्योर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, वो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा। अब ये कहते हैं कि आफ्टर वन ईयर ये सवाल आ जाए कि आफ्टर 1 ईयर इतना प्रॉफिट हुआ तो कितना, जो 2,000 रुपये का, तो ए बी सी को कितना मिलेगा। देखो ए और बी को तो कुछ हिस्सा मिलेगा लेकिन सी को नहीं मिलेगा, सी को 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर सी ने तो 1 साल बाद ही ज्वाइन किया है, उसी मोमेंट पे ज्वाइन किया जिस मोमेंट पे प्रॉफिट स्प्लिट हो रहा है। अब ऐसे थोड़ी ना है कि सी अभी पैसे लेके आया। देखो 1 साल तक तो बी और सी ने मेहनत की, 1 साल तक ए ने मेहनत की, 1 साल तक ए ने मेहनत की, उसके बाद 6 महीने तक बी ने मेहनत की, और फिर सी आ गया और सी कह रहा है ले भाई मेरे 800 रुपये और मेरे को प्रॉफिट का हिस्सा दे दो। ऐसे तो नहीं होगा। जितनी मेहनत ए ने की है 1 साल तक, तो ए को ज़्यादा हिस्सा जाना चाहिए क्योंकि उसकी अमाउंट भी ज़्यादा थी। ऐसे ही बी की शायद अमाउंट भी कम थी और टाइम पीरियड भी कम था, इसलिए उसको हिस्सा भी कम मिलना चाहिए। और सी का तो टाइम पीरियड 0 था, 1 साल के बाद तो सी का टाइम पीरियड 0 था क्योंकि सी अभी स्टार्ट कर रहा है, और सी 800 रुपये लेके आया, चाहे वट एवर अमाउंट लेके आया, टाइम पीरियड अगर 0 तो सी को कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ये क्या है, ये इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है। ये है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू टाइम, अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है और टाइम भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बहुत सारे पैसे लेके आ गया, सी मान लो 8,000 लेके आ जाता है यहाँ पे, जो इससे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन टाइम पीरियड 0 है, तो इस किसी की इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट 0 ही होगी। ये चीज़ समझ आ रही है? अब इसके सवाल देख लेते हैं कैसे आएगा। ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, सिर्फ ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, उसके बाद इसके सवाल आसानी से हो जाएंगे। इसके सवाल देखते हैं कैसे आएगा। ये है एक सवाल सॉल्व करो और फटाफट बताओ। साहिल, साक्षी, जल्दी से खुशल, ये सवाल सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कि इसमें प्रॉफिट्स का रेशियो क्या रहेगा 2 साल के बाद। ए ने इन्वेस्ट किए हैं 1,000 रुपये, आफ्टर 6 मंथ्स बी ज्वाइंस, बी ने ज्वाइन किया है, ये टी इक्वल्स टू 0 पे था, ये टी इक्वल्स टू 6 महीने की पे बी ने ज्वाइन किया है 2,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ। और एट द एंड ऑफ ईयर 1, ये वंस नहीं, एट द एंड ऑफ ईयर 1 सी ज्वाइंस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,000। 1 साल के बाद सी ने ज्वाइन किया है 3,000 रुपीज़ के साथ। अब व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर 2 ईयर। अब ये 2 ईयर है ना, ये 2 ईयर सी के ज्वाइन करने के 2 साल बाद या फिर बी के ज्वाइन करने के 2 साल बाद नहीं है, ये 2 ईयर है ए के बिजनेस स्टार्ट करने के बाद से। तो यहां पे टी इक्वल्स टू 2 ईयर पे 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है। अब यहां पे टी इक्वल्स टू 2 ईयर पे इनके प्रॉफिट्स का स्प्लिट रेशियो कितना होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसको सॉल्व कैसे करना है बताओ, आप ट्राई करो एक बार। मैंने कैसे कहा था कि सबसे पहले इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट निकालो और इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही उनका प्रॉफिट्स स्प्लिट हो जाएगा। अब ये इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालनी थी, तो ए फाइनल प्रॉफिट्स में ए बी सी का रेशियो देखते हैं भाई। फाइनल प्रॉफिट्स में ए बी सी का रेशियो कितना होगा, ए का कितना होगा, इक्विवेलेंट कितना है ए का 1,000 इंटू ए का टाइम पीरियड था 2 साल, 2 साल मतलब 24 महीने, रेशियो बी का कितना है 2,000 इंटू टाइम कितना है 6 महीने, तो ये चले गए, इसके बाद ये 6 महीने और अगला पूरा 1 साल, तो इसके टोटल कितने हो गए 18 महीने। और ऐसे ही सी का कितना था 3,000 इंटू 1 ईयर दैट इज 12 मंथ। अब ये इस रेशियो में आ गया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, है साक्षी बता भाई, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दूं क्या बड़ा बड़ा? नहीं सर, इसको यहाँ पे काट सकते हैं पहले, इन 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 3 जीरो कट गई, और ऐसे ही 6 2 जो 12, 6 3 जो 18 एंड 6 4 जो 24। तो ए बी सी का रेशियो हो गया 4:2, 3 2 जो 6, 6:3 2 जो 6, और इसको और आसान भाषा में लिख सकते हैं 2:3:3। तो इनके प्रॉफिट्स इस हिस्से में डिवाइड होंगे कब, 2 साल के बाद। समझ आ गया? अब देखो मजे की बात, देखो बी ने 2,000 रुपये लगाए लेकिन फिर भी उसको रेशियो सी के बराबर मिल रहा है,
क्यों? क्योंकि सी ने ज़्यादा पैसे लगाए, 3,000 रुपये लगाए, लेकिन सी का टाइम पीरियड कम था। अब बी का टाइम पीरियड ज़्यादा था और बी के पैसे कम थे, इसलिए। समझ आ रहा है? अब ऐसे ही आ गया 2:3:3। अभी पूछ लेगा, एक और सवाल आ गया इस पे कि व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी इफ प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर्स इज, ये कितना है भाई? 20,000 रुपये। अगर 2 साल के बाद प्रॉफिट्स अगर 20,000 रुपीज़ है तो बी का शेयर कितना होगा? इसका मतलब क्या है? ए बी सी इनमें प्रॉफिट स्प्लिट होना है 2:3:3 में। अब बी का शेयर कितना होगा? बी का शेयर कितना होगा? शेयर ऑफ बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू नेट प्रॉफिट, जो कि है 20,000 रुपीज़। बस, सिंपल इज दैट। अब एग्जामिनर आपको फंसाएगा पता है कहाँ पे? एग्जामिनर इसी सवाल में आपको कहाँ पे फंसाएगा? पहले वो आपसे पहले क्वेश्चन में 2 ईयर्स के बाद का प्रॉफिट्स निकलवा लेगा। 2 ईयर्स के बाद का प्रॉफिट्स रेशियो आपने निकाल लिया 2:3:3, ये निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देगा ना, वो यहाँ पे 2 ईयर्स की बजाय यहाँ पे 3 ईयर्स दे देगा, हल्के से 2 की जगह ना 3 लिख देगा, ऐसे ऐसे छोटा सा, ऐसे हल्के से ऐसे चेंज कर देगा बीच में। ठीक है, आप क्या सोचोगे 3 ईयर्स के बाद भी यही रेशियो में प्रॉफिट स्प्लिट होगा? नहीं होगा। 3 ईयर्स के बाद बेटा इस रेशियो में प्रॉफिट स्प्लिट नहीं होगा। तो किस रेशियो में होगा सर? वो आपको वापस से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? A:B:C, और ABC ने किस रेशियो में किया था? 1:2:3 में इन्वेस्ट किया था। इन्होंने 1:2:3 में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, और इनका इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते थे? अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू टाइम पीरियड, जो इनका टाइम पीरियड होगा। ए का तो 3 साल मतलब 12 36 महीने, बी का ऐसे निकालोगे 24 और 36 महीने, और ऐसे ही सी के 24 महीने। यहाँ से ऐसे निकल जाएगा 3 साल के बाद का, 3 साल के बाद कैसे निकल जाएगा? समझ आ रहा है क्या? एग्जामिनर फंसाएगा आपको ऐसे। वो 2 सवाल देगा, पहले वाले में 2 साल का निकलवा लेगा, और तीसरे वाले में हल्के से 3rd ईयर के बाद ऐसे कह देगा बी का शेयर कितना होगा। आप ऐसे नहीं करो, बी का शेयर ऐसे ही निकालना है, लेकिन उस टाइम ये वाले रेशियोज लगेंगे। 3 साल के बाद पूछ लिया तो ये जो रेशियोज यहाँ से निकल के आएंगे ना, वो वाले रेशियोज निकलें लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी का शेयर कितना होगा? 3/2 + 3 + 3 इंटू 20,000, और ये कितना होगा? 6 2 8, 3/8 ऑफ 20,000। अब 12th क्लास के बच्चे ये तो मल्टीप्लाई करके देख ही लेंगे भाई, इतना तो हमें आप पे विश्वास है। ठीक है, CR7 वेलकम टू द क्लास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये वाला टॉपिक होपफुली आपको समझ आ गया। पार्टनरशिप का क्या था कि पार्टनरशिप में जो ये वाला फॉर्मूला था, अमाउंट इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट निकालने वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये ही आपको याद रखना है। ये आपको याद रहेगा तो आप रेशियोज आराम से बहुत आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, चलिए। और इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का क्या था? अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू टाइम फॉर विच अमाउंट इज इन्वेस्टेड, और ये टाइम जनरली आप मंथ्स में रखना। ये टाइम जनरली आप मंथ्स में रखना। ठीक है, अगर वहां पे वीक्स पूछ लिया तो वीक्स में लिख लेना। अब है कि फाइंड द रेशियो फ्रॉम वन कॉमन एंटिटी। इसका क्या मीनिंग है सर? ये कौन सा टॉपिक है सर? इसके कैसे सवाल आते हैं सर? देखो, ये कह दे कि A:B किसी रेशियो में है 3:5, और B:C किसी रेशियो में है मान लो 7:9। अब A और C किस रेशियो में होंगे, या फिर जनरली पूछ लेगा A/B/C किस रेशियो में होंगे। तो यही निकाल लेते हैं भाई, A/B/C किस रेशियो में होंगे, उससे A और C का रेशियो निकल आएगा हमारा। ठीक है, तो ये पूछ लेगा A/B/C किस रेशियो में होंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये 3:5 है, ये 7:9 है, तो 3:5 7 9, पता नहीं सर ये कैसे लिखूं सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। ये 3 5 7 9 ये ऐसे ही लिख दूं क्या? ये ऐसे तो, पर ये तो 3 है, ये 4 रेशियो हो गए, ये पता नहीं सर ये कैसे होगा। अब देखो, इस टाइप के सवाल कैसे सॉल्व होंगे? इस टाइप के सवाल सॉल्व कैसे होंगे? आपको क्या करना है, ये जो B है ना, B की वैल्यू यहाँ तो B है, लेफ्ट हैंड साइड तो B सेम है, राइट हैंड साइड B डिफरेंट है। क्या अगर हम राइट हैंड साइड वाले B को सेम कर लेंगे तो A और C का रेशियो हमें सीधा सा पता चल जाएगा। सर इसको सेम कैसे करेंगे? सेम कैसे करते हैं? चलो पहले मेरे उससे पहले एक बात बताऊं, A:B अगर 3/5 है, अगर मैं इस पूरे को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये XA XB 3x 5x ऐसे आ जाएगा।
तो क्या कुछ चेंज आएगा क्या इस रेशियो में? कुछ चेंज आएगा क्या, ये बताओ मेरे को पहले। कुछ चेंज आएगा? नहीं सर, चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये x यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा अनटिल अनलेस x नॉट इक्वल टू जीरो। x जीरो नहीं होना चाहिए भाई, जीरो से तो आगे पीछे मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो x अगर जीरो नहीं है तो कुछ भी नंबर ले लो x को, फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स उनके मतलब इस इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी नंबर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इन दोनों का जो एलसीएम होगा ना वो एलसीएम ले लूँगा। समझ आ रहा है? मल्टीप्लाइंग बाई 7 बहुत अच्छे है। अब x को 7 ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि क्योंकि हमने ये ताकि यहाँ भी 35 बन जाए, यहाँ भी 35 बन जाए, बस। उसके बाद ए बी सी का डायरेक्ट रेशियो हम लिख लेंगे। उसके बाद ए बी सी का डायरेक्ट रेशियो हम लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे ये? अगर यहाँ भी इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21, ये 7 5 जा 35, ये बी भी 7 5 जा 35 बन गया, और ये 9 5 जा 45। तो 35 इज टू 21 इज टू 35 इज टू 45, ये इनका कॉमन रेशियो आ गया। समझ आ गया क्या सबको? समझ आ गया क्या सबको? देखो, यस सर, ठीक है। अब ये बहुत इजी है, ठीक है। अब आपने एक नई चीज़ सीख ली, आपको आज इस चीज़ के बारे में पता चल गया। अब ऐसे ही कुछ भी एक नंबर दे देगा, ऐसे ही कुछ भी एक नंबर दे देगा। फॉर एग्जांपल, चलो एक सवाल करते हैं। ये बताओ भाई, इन सब में स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा होगा? बताओ, इन सब में स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? और ये आप कैसे सॉल्व करोगे ये और बता देना। कैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हो ये और बता देना। आप कुछ बच्चे तो ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे फटाफट, 3/4 को, 1/2 को, 2/5 को, 1/3 को, ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे और लिख देंगे, है ना। एक तो तरीका ये हो गया, पहला तरीका तो ये हो गया, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि इसको ऐसे डिवाइड करके देख लो, ठीक है। सेकंड मेथड क्या होगा, जो इसका एक्चुअल तरीका है, ये तो बहुत आसान रेशियो आ गए। अगर वो गंदे से दे दे, ऐसे 79/89 ऐसे कुछ दे दिया, 69/78 ऐसे कुछ गंदे गंदे से दे दिया, तो कैसे सॉल्व करोगे? बताओ। अब इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, कैसे निकालते हैं उसको? अभी अभी मैंने बताया आपको, देखो अभी अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे इसी में से कुछ बताया था, वैसा ही ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लगाना है, वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करोगे? जितने भी ये डिनोमिनेटर वाले नंबर है ना, इनका एलसीएम ले लो, तो 4 2 5 3 एलसीएम कैसे लेते हैं एक बार मेरे को बता देना भाई, मैं भूल गया हूँ। ऐसे ही कुछ लेते थे क्या? एलसीएम? अब ये सारे डिफरेंट है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 ज़ा 12, 12 5 जा 60। तो इन सब के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया हमारे पास 60। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 60। अब क्या करेंगे आगे? अब इसको भी हमें 60 बनाना है, नीचे वाले को। अब ये जो भी एलसीएम है ना, एलसीएम 60 आया, तो 60 डिवाइड बाई 4 कर दो। 60 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? 15। ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 15 अपॉन 4 × 15। क्या ये मैंने 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो रेशियो चेंज हुआ क्या? नहीं सर, क्योंकि 15 से 15 कट ही जाएगा। तो ये कितना बन गया? 45/60 बन गया। ये 45/60 बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही 1/2, इसको पहले 2 को 60 से डिवाइड करो, जो कि आ गया 30, और 30 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, बेसिकली 30/60 आ गया। ऐसे ही 5 को 60 से डिवाइड किया 12 × 2 किया 24/60, और ऐसे ही 3 को 60 से डिवाइड किया 20 × 1 20/60। अब देखो, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, 4 नंबर हैं जिनका डिनोमिनेटर 60 है, और ऊपर जो सबसे छोटा नंबर होगा वही स्मॉलेस्ट होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे ग्रेटर होगा। ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हो गए? ये इससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, सबसे बड़ा ये। तो सबसे छोटा नंबर हो गया हमारा 1/3, सबसे
छोटा रेशियो हो गया 1:3। समझ आ गया होगा। 1:3। 2:5। 2:5। चलो डिवाइड करके देखते हैं। 5 को 2 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.4, और 1 को 3 से किया तो 0.33। बेटा सबसे छोटा ये होगा ना। आपको भी सिखा भी दिया साक्षी सबसे छोटा कैसे निकालना है। कैसे निकालना है, इन सब के जो डिनोमिनेटर्स है, डिनोमिनेटर्स का ले लो एलसीएम। एलसीएम मैंने ले लिया जो कि आ गया 60। अब एलसीएम लेने के बाद इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 60 को तो 15 आ गया, और उस 15 को मल्टीप्लाई कर देना हमें न्यूमरेटर से, हमारे ये आ गया 45। ऐसे ही यहाँ भी 60 को 2 से डिवाइड किया 30, और 30 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया 1 से तो आ गया 30। हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। ये जो डिनोमिनेटर है सबके सेम हो जाएं। सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो जो न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर होगा वही हमारा स्मॉलेस्ट रेशियो को के कोरिस्पॉन्डिंग आ जाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा। अब समझ आ गया 1:3। ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए ये गलती मत करना। अब ये तो बहुत छोटे से नंबर थे, इसमें आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत छोटे छोटे नंबर थे, रेशियो थे। अगर पेपर में ये सवाल आ गया तो फटाफट इसको डिवाइड करके देख लेना। 3/4 करोगे 0.75, 3/4 हो गया हमारा 0.75, 1/2 हो गया हमारा 0.5, 2/5 हो गया हमारा 0.4, और 1/3 हो गया 0.33। बस इसमें सबसे छोटा ये ऑप्शन डी। बात खत्म, आगे बढ़ो। हमें पेपर में एग्जाम टाइम में हमें मेथड डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है और सही जवाब होगा, चाहे वो तो आंख बंद करके तुक्के से आपने सही मारा हो, दैट डजेंट मैटर। सही होना चाहिए, वो मैटर करता है ना। तो ऐसे आसान से रेशियो आ जाए, फटाफट डिवाइड करके देख लो। डिवाइड नहीं हो रहे, कुछ कॉम्प्लेक्स आ रखा है, गंदे से आ रखे हैं, तो ये आपको प्रॉपर जो मेथड है वो आपको मेथड मैंने समझा दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक चीज़ और आपको मेरे को बतानी है, इसमें ये करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ जो है वो मेरे को बतानी है, ये ट्रिक्स ही है एक। और ट्रिक क्या है कि अगर A:B और B:C, C:D, D:E ऐसे कुछ भी दे दिया और ऐसे देता रहे, चलो हम इतना सा लेके चलते हैं, उसके बाद हम आगे देख लेंगे। मैं आपको पैटर्न समझा ही दूंगा, पैटर्न से आप आगे डिराइव कर लोगे चीज़ों को। ठीक है, A:B और A का एक न्यूमरेटर N1 है, डिनोमिनेटर D1 है। ऐसे ही B का न्यूमरेटर N2 है, डिनोमिनेटर D2 है। C का न्यूमरेटर N3, डिनोमिनेटर D3, और इसी वे में D न्यूमरेटर N3 और E के कोरिस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा N4, और ये हो जाएगा D4। ठीक है, इतना समझ आ गया। ऐसे रेशियो दे रखा हो। अब ये D1 N2 बराबर नहीं है। जो हमारा पिछला ऐसे केस था, जैसे हमारा पिछला ऐसे केस था एक, D और N2 ये नंबर हमारे वो नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे इसको आगे। अब अगर हमें A:B:C E निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ट्रिक है, याद रखना। A के लिए सबसे पहले नंबर के लिए इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले के लिए इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो A हो जाएगा हमारा N1, N2, N3, N4। याद रहेगा, A के लिए पहले चारों को, न्यूमरेटर्स को पहले चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। B के लिए क्या करेंगे, B के लिए D1 और फिर N2, N3, N4। B के लिए D1, N2, N3, N4, मतलब A के लिए लेफ्ट हैंड साइड की सीधी सीधी, B के लिए ऐसे D1 इंटू N2, N3, N4। ऐसे ही C के लिए कैसे करेंगे, C के लिए करेंगे D1, D2। अब अगर चलो मैं इनको थोड़ा सा स्पेस में लिख देता हूँ पहले ही। ये बेटा हमारा ये A:B, अब ऐसे ही C, D और E। देखो अब A के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड की जो भी ये लाइन है ना, इसको न्यूमरेटर्स को सबको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। B के लिए D1 इंटू N2, N3, N4। C के लिए जाएगा D1, D2, N3, N4। कैसे जाएगा, D1, D2, N3, N4।
D1 D2 N3 N4। ऐसे ही D के लिए क्या हो जाएगा, D1 D2 D3 N4। D के लिए क्या हो जाएगा, D1 D2 D3 N4। ये हो जाएगा D1 D2 D3 और फिर N4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। और ऐसे ही E के लिए क्या हो जाएगा, E के लिए राइट हैंड साइड की पूरी D1 D2 D3 D4। समझ आ रहा है क्या? हाँ सर, ये तो समझ आ गया सर, ये समझ आ गया सर, ये कैसे होगा। ठीक है, अब याद रहेगा A1 के लिए क्या है, ऐसे मैंने इसे फिगर से भी बना के दिखा दिया ताकि आपको याद रह जाए। A के लिए पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला, B के लिए A पहला राइट हैंड साइड का, फिर लेफ्ट में आगे बाकी नंबर सारे लेफ्ट के। ऐसे ही C के लिए ऊपर दोनों वाले राइट के, फिर आगे इस साइड, फिर लेफ्ट के। ऐसे ही D के लिए पहले 3 राइट के, फिर लास्ट वाला, ये हमारा N4 होगा यहाँ पे। ठीक है, लास्ट वाला N4। और ऐसे E के लिए कंप्लीटली राइट हैंड साइड वाला। समझ आ गया? कर लोगे? फटाफट सॉल्व करो भाई, फटाफट इस सवाल को सॉल्व करो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5600 रुपए को डिवाइड करना है ABCD, ₹5600 को हमें डिवाइड करना है 4 बंदों में ABCD इन सच ए वे दैट रेशियो ऑफ शेयर ऑफ A:B इज 1:2, BC को 3:1 और CD को 2:3 में बटे। तो ये क्या था, A:B इक्वल्स टू 1:2, B:C इक्वल्स टू 3:1 एंड CD इक्वल्स टू 2:3। अब मैंने क्या सिखाया था, A के लिए तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छी ट्रिक सिखा दी, इसको हम इजीली कर सकते हैं। इससे कैसे करेंगे, A के लिए ये तीनों मल्टीप्लाई 1 × 3 × 2। B के लिए क्या होगा, पहला ये और उसके साथ 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 × 2। ऐसे ही C के लिए क्या होगा, C के लिए पहले इन दोनों को और फिर इसको। देखो ऐसे पैटर्न चलेगा, दिस, फिर एक राइट हैंड साइड का और उसके नीचे वाले लेफ्ट हैंड साइड के, फिर 2 राइट हैंड साइड के उसके नीचे वाले लेफ्ट हैंड साइड के, और जब ये खत्म हो जाएंगे तो ऐसे ही राइट हैंड साइड के तीनों। तो C के लिए क्या होगा, 2 × 1 × 2, 2 × 1 × 2। और ऐसे ही D के लिए क्या होगा, 2 × 1 × 3, 2 × 1 × 3। तो इसमें से 2 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया यार, 2 तो वैसे ही हमारा कैंसिल आउट हो गया सब में से। तो ये रेशियो क्या आ गया, 3:6:2:3। ये समझ आ गया क्या? ये सबको समझ आ गया क्या? अब सवाल अब तो हो जाएगा, ABCD का रेशियो अगर हमें मिल गया है, अब आ जाएगा कि फाइंड द शेयर ऑफ A एंड B टेकन टुगेदर। A और B के शेयर टेकन टुगेदर, A के 3 थे, B के 6 थे, उनका और टोटल कितना था, A + B + C + D, जो कि है 3 + 6 + 2 + 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 5600 में से। ये हमने किया क्या है, A + B अपॉन A + B + C + D, हमने ये कर दिया है यहाँ पे। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल अमाउंट से, A और B के शेयर टेकन टुगेदर। ऐसे यहाँ से निकल जाएंगे, ये कितना होगा, 6 + 3 9 अपॉन 6 + 3 9 2 11 11 3 14 इंटू 5600, 14 चौक 56, 9 चौक 36, 3600 आ गया भाई हमारा फाइनल आंसर। ये सारे मैथ्स है, ये कैलकुलेशन है, ये आप सॉल्व कर लेंगे होपफुली, ये आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना? कुछ मुश्किल था इसमें? नो सर। ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा, ये कितने भी दे दे आपको, ऐसे E/F दे दे, F/G, ऐसे कितने भी दे दे, कैसे होगा, पहले वाले का तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा मल्टीप्लाई, और फिर एक राइट हैंड साइड वाला ले लेना है, बाकी सारे लेफ्ट हैंड साइड के, फिर ये 2 राइट हैंड साइड के और बाकी सारे लेफ्ट हैंड साइड के, फिर ये 3, फिर ये 1, और जब ये लास्ट वाला भी खत्म हो गया तो फिर ये 4, जो कि हमने यहाँ किया है। ऐसे ही 5 6 वो सब ऐसे कर लोगे आप, जितने भी हों आसानी से कर लोगे सब के सब। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली आपके 3 वाले ही आएंगे, तो इसमें क्या किया, A निकालने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, B निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया, C निकालने के लिए इन दोनों को और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और D निकालने के लिए इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बस इजीली आ गया A/B/C/D। उसके बाद जो भी सवाल में दिया होगा वो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। हमने क्लास में पढ़ भी लिया है और अभी फिर से रिवाइज भी कर लिया, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये चीज़, है ना? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक आसान सा टुच्चा सा सवाल सॉल्व करते हैं।
ये टुच्चा सा सवाल इसलिए क्योंकि हमने पढ़ लिया है, ये सवाल पेपर में आएगा। कैसे सॉल्व करोगे? इफ एक्स रेशियो वाई अगर 1/2 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी है? 2x + 4y/x + 4y, ये रेशियो हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? फटाफट आंसर बताओ भाई, फटाफट इसका आंसर बताओ। मैं 30 सेकंड का वेट कर रहा हूँ इसके आंसर के लिए, मैं 30 सेकंड्स का वेट कर रहा हूँ। फटाफट इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। ये हमारा आखिरी सवाल है आज का, इसके बाद और नहीं पढ़ेंगे आज। बहुत आसान से टॉपिक थे, बहुत आसान से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इसके ऊपर जितने सवाल बनेंगे वो सवाल हम आपको कक्षा में करवा देंगे, ठीक है? इसके ऊपर जो भी सवाल बनेंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल सॉल्व कीजिए फटाफट, फटाफट सॉल्व करो भाई। सर कुछ भी नहीं था सर इसमें, तो x को 1 और y को 2 ही पुट कर दूंगा मैं, तभी सॉल्व हो जाएगा। x को 1 और y को 2 पुट कर दूंगा, x की जगह 1 पुट करो भाई, 2 × 1 प्लस y की जगह 2 पुट करो, बस कुछ है ही नहीं। 4 × 2 तो ये होगा हमारा 2 + 8 10 रेशियो 8 और 1 9, 10/9 आंसर होगा। कुछ भी नहीं था, बहुत आसान सा था। मैं बस ये बता रहा था कि अगर ये रेशियो में दिए हो ना तो आप इनको x को 1 y को 2 डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। कैसे पुट कर सकते हैं? सर x/y का रेशियो 1/2 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 नहीं है। ये चीज समझना मैं जो बोल रहा हूं, x रेशियो y 1/2 है, x/y = 1/2 है। इसका मतलब ये नहीं होता कि x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 2 है, सिर्फ यही वैल्यू है, इसका कतई मतलब नहीं होता। हाँ, x की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 2 और 4 भी हो सकती हैं, 3 और 6 भी हो सकती है। इनका रेशियो 1/2 है ना, तो x कोई भी वैल्यू ले सकता है। बट आपने यहाँ पे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 डायरेक्टली कैसे पुट कर दी सर? देखो मैंने इसको मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे मैं y से डिवाइड कर दूँ इसको, तो ये बनेगा 2x/y + 4/x/y + 4, ये ऐसे बनेगा। ऊपर नीचे मैंने y से अगर डिवाइड कर दिया तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में बन गया। और x/y की वैल्यू हमें पता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 वैल्यू रखेंगे, x/y की वैल्यू 1/2 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 10:9 का रेशियो आ जाएगा। वो ऐसे सॉल्व किया है, बस मैं इतना बता रहा था कि इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, हाँ बहुत आसानी से, ठीक है? तो थैंक यू। इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। यहाँ से शायद 2 सवाल बन सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है हमने पढ़ा था, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फिर मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है? उसके बाद हमने ये फॉर्मूला देखा जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं कॉमन एंटिटी का रेशियो कैसे निकालना होता है, A/B, B/C, C/D, D/E, ऐसे N1 D1 वाला ये रेशियो हमने पढ़ा, ये देखा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने ये वाली चीज़ देखी है, मैंने आपको समझा दी है ये कैसे आया है, x/y से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है इसको। और इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम एवरेज पढ़ेंगे और एवरेज के बेस पे कितने अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं वो सवाल देखेंगे। और मेरी यही आशा है, यही कामना है कि आप तरक्की करें जीवन में, बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। आपके आने वाले जो जीवन का नेक्स्ट पड़ाव आपका स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट फेज़ आपका स्टार्ट होने वाला है, अभी आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET के, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं उसमें। और अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो अच्छे मार्क्स अपने आप ही आ जाएंगे, है ना? एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स का पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। अपूर्वा मैम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं और मैं आपको जनरल टेस्ट का पूरा सिलेबस कवर करवाऊँगा। और अभी के लिए हम पेन टैब और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। विद इन फ्यू डेज़, हमारा कुछ ही दिनों में, विद इन अ वीक ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा शालीमार बाग में। So if you want to join, you can comment down below and contact us, and yeah, we'll meet you there. Thank you.